दोस्तों यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर हमने आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके 5 पार्ट आ चुके हैं। आज 6वां पार्ट है जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, पेज नंबर याद रखना, पेज नंबर 28 से स्टार्ट है ये आज का करंट अफेयर। और आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक निकालने की बात कही है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स निकालने की किसने बात की है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और उत्तराखंड गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट बन गई है जिसने ऐसी बात की है। ठीक है, अगर हैप्पीनेस से रिलेटेड अगर बात आती है तो सिक्किम का नाम आता है, और अगर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड बात आएगी तो उत्तराखंड का नाम आएगा। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर ऑप्शन में सिक्किम भी होगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। और उत्तराखंड गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। अब देखिए, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स होता क्या है? तो आप ऐसे समझिए कि जो हम ह्यूमन इंटरवेंशन करते हैं या ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बेसिस पे जीईपी इंडेक्स निकाला जाएगा। और इसके 4 पिलर हैं। पहला पिलर क्या है? वायु मतलब एयर, जल वाटर, मृदा सॉइल, और वन मतलब फॉरेस्ट। इन 4 पिलर के बेसिस पे जीईपी इंडेक्स को निकाला जाएगा। और उत्तराखंड सरकार पहली ऐसी सरकार बनी है। ठीक है, हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये लाइन जो है वो हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं या एज अ मॉडल भी यूज कर सकते हैं। जीईपी मॉडल उत्तराखंड सरकार ने यूज किया है। तो हम जीएस 3 में जब एनवायरमेंट और इकोनॉमी को बैलेंस करने की बात आती है तब हम इसको एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे। तो यही बात की गई है कि हम इकोलॉजी को इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा जब हम एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करें ही करें और एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखें। इसलिए हमने क्या किया? इकोलॉजी को इकोनॉमी के साथ लिंक किया है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार इसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज जल्दी आपको बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। देखिए, नीति आयोग की पहल है। ठीक है, नीति आयोग की पहल है। इस पहल में बात की गई है, देखिए इस इंडेक्स के तहत क्या किया जाता है कि भारत के जो स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाना, कि वो एसडीजी को अचीव करने में कितना काम कर रहे हैं। और इस इंडेक्स के थ्रू हमें यह भी पता लग जाता है कि कितना गैप है इन इंडेक्स, जो हमारा ग्लोबल टारगेट है एसडीजी का 2030 तक पूरा करने का, 17 गोल का, उनको अचीव करने में कितना गैप है, अभी कितनी और रिक्वायरमेंट है। तो एसडीजी इंडेक्स के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये हेल्दी कंपटीशन को भी प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या बात कर रहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है। किसकी? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि देखिए स्टेट में आपस में कंपटीशन हो रहा है। तो ये भी हमें एज एग्जांपल हम मेंस में यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो इसका विषय है वो इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसको याद रखेंगे। ठीक है, टूवर्ड विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ, SPIG। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, जो इंडेक्स निकाला गया है वो 16 एसडीजी गोल के बेसिस पे निकाला गया है, और एक 17वें गोल का क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया है। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आ जाएगा पूरे 17 गोलों पे बेस इंडेक्स है, नहीं, 16 गोल वाइज इंडेक्स पे बेस है और एक गोल की क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया है। क्लियर? अब देखिए, इसमें ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि इसमें एक कंपोजिट स्कोर आता है, जो इंडिया का कितना स्कोर है इस साल? 71 है। ठीक है, आगे भी पता लगेगा। और इसमें रेंज कितनी होती है? 0 से 100। जितना अच्छा स्कोर है उतना हम एसडीजी की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, किसी केंद्र शासित राज्य ने 100 अंक प्राप्त किए तो वह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो इंडिया का स्कोर कितना आया है? 71। इसमें 4 श्रेणियों में निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीक्वेंस हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसे याद रखना कि देखिए, एक एस्पिरेंट कैटेगरी है, एक परफॉर्मर कैटेगरी है, एक फ्रंट रनर कैटेगरी है, एक अचीवर कैटेगरी है। ये सीक्वेंस में याद रखना, छोटे से बड़ा। जो एस्पिरेंट हैं उनका स्कोर क्या होगा? 0 से 49 के बीच, परफॉर्मर का 50 से 64 के बीच, फ्रंट रनर का 65 से 99 के बीच, और अचीवर का 100 के बीच। तो ये सीक्वेंस हम याद रखेंगे। ए, देखिए एस्पिरेंट यहां भी है और इधर ए से अचीवर है, इतना याद रखना। बीच का आपको याद आ जाएगा पीएफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, कंपोजिट स्कोर कितना है? 71। इस लाइन को याद रखना। देखिए, ये मेंस में भी यूज होगी। एसडीजी का कंपोजिट स्कोर कितना है? 71। डायरेक्ट एसडीजी पे हमारे मेंस में हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको तो आपको याद कर लेनी है बहुत सारी चीजें, क्योंकि मेंस में एज अ रेफरेंस यूज होती हैं। अब देखिए, 3 गोल हैं। एसडीजी 1 मतलब गरीबी उन्मूलन की बात करता है, जीरो पॉवर्टी की बात करता है। ठीक है, एसडीजी 8 जो बात करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, एसडीजी 13 क्या बात करता है? क्लाइमेट एक्शन की। तो इन तीनों गोलों में क्या हुआ है
कि महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। तो अगर एग्जाम में पूछा गया किन किन गोलों में प्रगति दर्ज की गई है, तो 1, 8, 13 याद रखेंगे, 1, 8, 13। इसके अलावा भारत फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। फ्रंट रनर, जो अभी मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई थी, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, तो हम ये याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अलावा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया है। तो सारे स्टेट में एसडीजी में सुधार हुआ है। ये पॉइंट अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना है। क्लियर। अब देखिए, कुछ इंडेक्स मतलब टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो देखिए ये हमें याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और देखिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हमें याद नहीं होता। तो सर्वाधिक सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ है और जम्मू कश्मीर में, उसके बाद फिर उत्तराखंड में, सिक्किम में, हरियाणा में। तो देखिए मैंने आपको याद करने का कई बार तरीका बताया हुआ है। इंडिया का मैप बनाइए, मैप के बाद देखिए उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ कहीं होगा, ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर यहाँ पे होगा, उत्तराखंड यहाँ होगा, फिर सिक्किम यहाँ होगा और हरियाणा यहाँ। एक बार आपने जब मैपिंग खुद से बना ली ना, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। फिर आपने याद कर लिया, अच्छा उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आया, ठीक है, जम्मू कश्मीर सॉरी यूपी का जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर हरियाणा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है मैपिंग के। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भूलना नहीं, अच्छे से याद कर लेना कि यूपी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा। क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था पुडुचेरी से रिलेटेड कि मतलब टॉप 5 में कौन नहीं है। तो अगले उस पर आते हैं। देखिए 2 स्टेट ने टॉप किया है, केरल और उत्तराखंड ने टॉप किया है, याद रखेंगे। और कितना स्कोर आया है, 79 आया है। और अगर यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो ये केरल और उत्तराखंड का स्कोर दोनों का 79 है। एवरेज इंडिया का कितना है, 71 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शीर्ष राज्य देखिए, केरल उत्तराखंड टॉप पर है, 3rd पे तमिलनाडु है और 4th पे और हिमाचल ये है। तो ये भी याद रखना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, याद रखना। तो केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश टॉप 5 में है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट 6 रैंक में 28वें नंबर पे बिहार है, बीपीएससी आ रहा है, 17th बीपीएससी, याद रखना। स्कोर याद रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांस है, 57, भूलना नहीं है, 57, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या याद रखना है, यूपी 18वें नंबर पे है, 18वें नंबर पे है और यूपी का स्कोर कितना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, 67, 6 और 7 2 डिजिट हैं। यहाँ 18वें नंबर का रैंक है यूपी का और उसके साथ 4 राज्य हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से 3 राज्य और यूपी के साथ हैं रैंक में, 18वीं रैंक में। तो देखिए मैंने आपको फिर बताया, राजस्थान यहाँ पे हो गया, मध्य प्रदेश यहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश इधर हो गया, सॉरी उत्तर प्रदेश इधर हो गया, छत्तीसगढ़ इधर हो गया। तो ये हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये चारों राज्य यूपी के साथ हैं, 18वीं रैंक पे, 67 स्कोर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में आप चंडीगढ़ बस याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो एसडीजी इंडेक्स हमने डिटेल में कर लिया। इसके अलावा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है ये याद ही रखना है कि राज्यों का प्रदर्शन कौन एस्पिरेंट में है, कौन परफॉर्मर में, कौन फ्रंट रनर में है। तो देखिए बिहार पीसीएस 17th बीपीएससी आने वाला है, तो उसके लिए देखो बिहार परफॉर्मर की कैटेगरी में आता है। परफॉर्मर मतलब 50 से 64 का स्कोर है। बिहार का स्कोर अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखिए बिहार का 57 है, तो 50 से 64 के बीच में आ रहा है। तो बिहार किस में आ रहा है, परफॉर्मर कैटेगरी में। डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना, परफॉर्मर याद रखेंगे बिहार के लिए। और फ्रंट रनर में बहुत सारे स्टेट हैं, तो हमारा यूपी भी वहीं पर है, उत्तराखंड भी वहीं पर है, बट बिहार फ्रंट रनर में नहीं है, ठीक है। और यूपी का कितना है, 67 स्कोर है। तो हमें स्कोर भी याद रखने हैं, बिहार का, यूपी का, और कौन परफॉर्मर में है, कौन फ्रंट रनर में है। यूपी हमारा फ्रंट रनर में है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यूटी में ऑलमोस्ट सारे फ्रंट रनर में, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि सब फ्रंट रनर में, बस इतना याद रखिए। अब देखिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको सारे एसडीजी गोल याद होंगे, नहीं याद हैं तो याद कर लेना। देखिए 1 और 2 में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो गरीबी उन्मूलन मतलब नो पॉवर्टी फर्स्ट है, और जीरो हंगर कहाँ है, 2 में है। इतना हमें याद रखना है सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है 1 और 2 में, और जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होता है वो आपको याद करनी है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एसटीजी 7 हम याद रख लेते हैं, क्योंकि यूपी इसमें टॉप किया है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं। क्लीन एनर्जी की बात हो रही है इसमें, तो राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड। तो एसडीजी 7 में यूपी ने टॉप किया है, तो हम इस वाली एसडीजी 7 को याद कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। बाकी एक बार ये सारे आपको एसडीजी याद होने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ याद कर लेना। जिसको याद नहीं है, अगर याद करनी है तो बता देना, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद करा दूंगा। क्लियर। आगे चलते हैं।
अब देखिए संविधान, अच्छा इसमें झारखंड भी याद कर लीजिए क्योंकि बिहार के एग्जाम में कई बार झारखंड के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एसडीजी 15 में झारखंड ने भी टॉप किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं संविधान हत्या दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। देखिए इमरजेंसी से रिलेटेड है, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 25 जून 1975 को। तो उस दिन पे डेमोक्रेसी की एक तरीके से मर्डर किया गया था, डेमोक्रेसी की हत्या की गई थी। तो उस दिन को क्या मनाने की बात की गई है कि हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो देखिए इमरजेंसी हमारे कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट 18 में मेंशन है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए 3 तरह की इमरजेंसी है और रोमन अंकों में 18 कैसे लिखते हैं? एक्स वी और 3 बार 111। तो ये इससे आप याद रख सकते हो 3 इमरजेंसी और 3 यहाँ पे 111 है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि पार्ट अच्छे से याद कर लेना। फिर मैं कहूँगा नहीं याद हो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम पे जुड़ के आप मुझे पूछिए, मैं आपके डाउट सारे रिजॉल्व करूँगा। देखिए यूट्यूब पे मुश्किल होता है, तो आप टेलीग्राम पे पूछोगे, मैं ऑडियो नोट्स के थ्रू आपको याद करा दूंगा ये सब, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट में पिन कर दूंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है और आपको इमरजेंसी बहुत डिटेल में पढ़ना है, देखिए पढ़ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे है, मुझे पता लग जाएगा कि आपको इमरजेंसी के बारे में पता है कि नहीं पता है, या आपने डीप में पढ़ा है कि नहीं। देखिए कौन से अमेंडमेंट से यह कहा गया था कि इमरजेंसी भारत के किसी छोटे से पार्ट में भी लगाई जा सकती है। यह तो स्टार्टिंग में ही था कि संपूर्ण भारत में लगा सकते हैं इमरजेंसी, बट एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि भारत के छोटे छोटे पार्टों में भी इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। उस अमेंडमेंट को आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए जो संविधान हत्या दिवस है 25 जून को मनाया जाएगा। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी, जब इमरजेंसी लगती है तो फेडरल स्ट्रक्चर वॉयलेट हो जाता है, क्योंकि मतलब क्वासी फेडरल से यूनी फेडरल की तरफ हम चले जाते हैं। तो मतलब सॉरी क्वासी फेडरल से हम यूनिलेटरल की तरफ चले जाते हैं, मतलब सेंटर का पूरा डोमिनेंस हो जाता है, क्लियर। तो ये फेडरल के इशू में भी एग्जांपल यूज होगा। पिछले साल यूपीपीसीएस में इससे क्वेश्चन भी आया था फेडरल इशू से रिलेटेड, क्लियर। तो हमें क्या याद रखना है? 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस मनाया गया। मतलब यहाँ पे इमरजेंसी लगी और 25 जून से हमने कहा है 2024 से 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, क्लियर। और इमरजेंसी कब खत्म हुई थी? 1977 में। देखिए भारत देश में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगी है, 2 बार तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना की वजह से लगी, 1 बार इंटरनल रीजन की वजह से लगी थी। ये सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को मनाया गया, उसके लिए अधिसूचना किसने जारी की? होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुई और 11 जुलाई को जारी हुई, इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो 25 जून को जो आपातकाल लगाया गया था, उसमें सत्ता का घोर दुरुपयोग हुआ, मतलब मिसयूज ऑफ पावर किया गया। तो देखिए यही लाइनें हम मेंस में यूज करते हैं इसी टाइप की, कि मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का डीरेलमेंट हो रहा है। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको यहाँ से उठा लेना है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, यही वर्ड्स आपको एग्जाम में यूज करने हैं, क्लियर। तो आगे चलते हैं। इसमें एक आ गया कि भविष्य में इस तरीके से कोई इसका मतलब डेमोक्रेसी का दुरुपयोग न करे, तो इसको समर्थन न करे, इसके लिए ये मनाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि तानाशाही सरकार थी उस समय और मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया। तो मीडिया के बारे में आपको पता होगा, ये 4th पिलर है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, और इसकी आवाज़ को अगर दबा दोगे तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कोट निकल के आता है, उसको नोट डाउन कर लेना। इसको आप मुझे बताओगे, न्यूज़पेपर बिकम्स अ व्यूज़ पेपर। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने लाइन बोली थी, न्यूज़पेपर बिकम्स अ व्यूज़ पेपर, ठीक है। तो आप इसका मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में समझाना, इसका मतलब क्या है, क्लियर। इस कोट को भी नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कीवर्ड आए हैं कि जब देखिए 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ड निकल के आए हैं, यहाँ का थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होता है या कमिटेड जुडिशरी क्या होता है। देखिए ये एक निगेटिव टर्म है और यूपीएससी में से क्वेश्चन आया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशरी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लॉयल है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए लॉयल है या गवर्नमेंट के लिए लॉयल है, रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन के। आई रिपीट कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी या जुडिशरी का मतलब यह है कि या तो ब्यूरोक्रेसी या जुडिशरी की लॉयलिटी किसकी तरफ है? किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। किसकी तरफ? पॉलिटिकल पार्टी की तरफ या रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ, न कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अगर ब्यूरोक्रेसी इंक्लाइंड है तो हम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो ये निगेटिव वर्ड है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, वो एक बार देख लो। ये
क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी को बेस्ट सेफगार्ड कौन कर सकता है? तो देखिए एक ऑप्शन क्या था, कमिटेड जुडिशरी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये एक निगेटिव टर्म है और यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था, निगेटिव टर्म है। तो जुडिशरी अगर कमिटेड होगी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करेगी, तो वो कैसे डेमोक्रेसी में लिबर्टी को फेवर वो कर सकती है? तो ये ऑप्शन कट गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वैसे ही नहीं होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर जब होगा, जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ऑर्गन्स, देखिए सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब भी आप समझ लीजिए। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो तीनों कि अपनी अपनी उनके पास पावर होना चाहिए, मतलब अपने अपने डोमेन में वो फ्री होने चाहिए, एक दूसरे में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी में लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो यहाँ पे कमिटेड जुडिशरी, कंफ्यूज नहीं होना कि जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगी, भाई जुडिशरी जब कमिटेड होगी तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी, क्लियर ना, तो लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो कमिटेड जो वर्ड है वो निगेटिव कोनोटेशन में यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसीलिए ये वर्ड याद रखना, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया मैंने आपके लिए। आगे चलते हैं, हैदराबाद मुक्ति दिवस तो कब से मनाया जाएगा, 17 सितंबर से। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक में जब भी क्वेश्चन आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस का मेंस में, GS1 में, तो हम बताएंगे। रिसेंटली हमने अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है हैदराबाद से रिलेटेड, तो रिसेंटली हमने क्या कहा है कि हैदराबाद लिबरेशन डे बनाने की बात की है। कब, 17 सितंबर, भूलना नहीं है, 17 सितंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ था, उसके 13 महीने बाद हैदराबाद को आजादी मिली थी, उससे पहले वो निजामों के अधीन था, ठीक है। इसलिए 17 सितंबर को हमने क्या कहा है कि हैदराबाद लिबरेशन डे मनाएंगे, क्लियर। और इस समय जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था पुलिस के द्वारा, तो याद रखना ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को निजामों से फ्री करने के लिए चलाया गया था, भूलना नहीं है, क्लियर। आगे चलते हैं, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024, तो ये कहां पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली भारत मंडपम में, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, ठीक है। अब देखिए इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया, मीटी के द्वारा, तो याद रखेंगे मीटी के द्वारा आयोजित किया गया। इसके अलावा देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया जाए, प्रोग्रामिंग किया जाए कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो काम करती है वो कंप्यूटर करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो उन टास्क को परफॉर्म करे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही ना सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस याद कर लीजिए एग्जाम के लिए, क्लियर। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, मीटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और एआई इस शिखर सम्मेलन में कंप्यूटर एफिशिएंसी की बात की गई, डेटा सेट की बात की गई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात की गई, स्टार्टअप फाइनेंस की बात की गई, तो ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, ये सब की गई। ऐसे ही ये कुछ देखो बोलचाल वाले वर्ड हमें एग्जाम में लिखने होते हैं, तो ये वर्ड्स को हमेशा फोकस करना है, एक बार एटलीस्ट रीड कर लेना है, इनको इग्नोर नहीं करना है कि भाई ये चीज़ तो एग्जाम प्री में तो आएगी नहीं, मेंस में इनको यूज़ किया जाता है। अब एआई जो मिशन है इंडिया का, उसके 7 पिलर हैं। देखिए 7 पिलर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। अभी मैं आपको 7वां पिलर दिखा देता हूं। और देखिए जो ग्लोबल एआई समिट हुआ था वो एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, 2020 में लॉन्च किया गया था, और भारत इसका फाउंडर मेंबर है, भारत इसका फाउंडर मेंबर है, ये नहीं भूलना, ठीक है। और इस बार 2024 में चेयर कौन कर रहा है, भारत ही चेयर कर रहा है। तो 3 चीजें हमने याद कर ली, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जून 2020 में लॉन्च किया गया, भारत इसका फाउंडर मेंबर है, और 2024 में चेयर कौन कर रहा है, इंडिया चेयर कर रहा है। अब देखिए इसके अलावा ये चीज आपको याद रखनी है, एआई एप्रिसिएशन डे कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को। अभी हमने 17 सितंबर याद किया, 25 जून याद किया, 17 सितंबर हैदराबाद के लिए, 25 जून इमरजेंसी के लिए संविधान हत्या दिवस, और 16 जुलाई हमने क्या याद किया, एआई एप्रिसिएशन डे, भूलना नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा, एआई के प्रोग्रेस से रिलेटेड बातें की जाएंगी कि एआई में और कैसे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इंडिया एआई मिशन, अभी मैंने आपको बताया इंडिया एआई मिशन के 7 पिलर हैं, और एआई की मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता दी कि कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाए, डिजाइन किया जाए कि वो टास्क परफॉर्म कर सके कंप्यूटर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब हमने ह्यूमन थॉट को मैकेनाइज कर दिया, और क्या किया कि कंप्यूटर से ये कहा कि भाई आप मनुष्यों की तरह व्यवहार करो, तो उसी को हम क्या बोलने लगे, एआई बोलने लगे, ठीक है। अब एआई के हमारे 7 पिलर हैं, उन 7 पिलर को हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो देखिए 7 पिलर कौन कौन से हैं,
अच्छा, जो एआई मिशन है वो 5 सालों के लिए 10,371 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा इस पे। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है। अब इसके 7 पिलर देखते हैं। देखिए, सातों पिलर एक बार बस सुन लेना, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ जाए कि आप ये बताइए इंडिया एआई मिशन के सातों पिलर को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको सातों पिलर के एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए। तो देखिए, इंडिया एआई कंप्यूटर कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी 10,000। ठीक है, इसके अलावा एआई इनोवेशन सेंटर की बात की जा रही है, डेटा सेट प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात की जा रही है, फ्यूचर स्किल्स की बात की जा रही है, स्टार्टअप फाइनेंस की बात की जा रही है। ठीक है, एक लास्ट रह गया। लास्ट क्या है? सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। देखिए, सातों पिलर एक बार एटलीस्ट सुन लेना, एग्जाम में भी आ सकता है, प्री में भी, और अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया और आपने डायरेक्ट क्वेश्चन आया टू द पॉइंट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट बस इतना इतना याद रखना। देखिए, जैसे मैं बताता हूं आपको, कंप्यूटर कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, इनोवेशन की बात की जा रही है, डेटा सेट प्लेटफॉर्म की, स्किल की, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, फ्यूचर स्किल की, स्टार्टअप की, और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई की। 2-3 बार बोलोगे ना तो एटलीस्ट याद हो जाएगा आपको। 7 में से 5 तो याद ही हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद देखिए, अब टेलीकॉम द टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 आया है। ठीक है, इसमें आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं या जो नेटवर्क है उनका विस्तार करना, उनका संचालन करना, स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर की जाएंगी, इनको रेगुलेट किया जाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि आपको अगर टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ करोगे तो आपको गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या किसी चीज़ की स्थापना कर रहे हो, किसी भी नेटवर्क की डेवलप कर रहे हो, या उसको एस्टाब्लिश कर रहे हो, या रेडियो से रिलेटेड बातें हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा आपको और इसमें क्या याद रखना है? इसमें एक डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर बनाने की बात की गई है। ठीक है, जिससे कि यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और मालवेयर से रिलेटेड भी बातें की गई हैं। तो इसमें बस इतना याद रखना कि हाँ, ये कोई एक एक्ट पास हुआ है। और 1885 का जो भारतीय तार अधिनियम है, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना। भारतीय तार अधिनियम के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। क्या? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड 1885 के एक्ट के तहत। अब 2023 में क्या किया गया है? इस फंड का नाम बदल दिया गया है, डिजिटल इंडिया फंड। सबसे पहले तो फंड का नाम याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, डिजिटल इंडिया फंड। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो देखिए, रूरल एरिया में, स्पेशली रूरल एरिया में क्या प्रोवाइड करना? टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना इस फंड के थ्रू। ये फंड क्या करता है? फाइनेंस करता है, और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं रूरल एरिया में। क्लियर यहां तक? तो इसका नाम क्या कर दिया गया? डिजिटल इंडिया फंड। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहीं पे कि आप ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा? कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर होगा, मीटी के अंदर होगा? चलिए, नाम से ही अब आपको पता लग गया होगा हम किसके बारे में बात करें। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर होगा। बट अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, मीटी लगा के आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लगा के आ जाएंगे। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है, क्योंकि देखो कहीं नाम से भी हमें पता नहीं लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर होगा। क्लियर? तो पुराना नाम क्या था? पुराना भी याद रखेंगे, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। नया क्या है? डिजिटल इंडिया फंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात की गई कि भारत देश में पर व्यक्ति 9 सिम कार्ड से ज़्यादा नहीं रख सकता। ये याद रखना, 9 सिम कार्ड से ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। और जबकि असम और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कई एरिया हैं जहाँ पे 6 किया गया है। तो आप 9 याद रखिए, 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं हो सकते, इसमें ये बात की गई है। ठीक है, इसका अलावा देखिए, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, मतलब एंटी चीटिंग लॉ इसको बोला जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। क्लियर? अब 2024 ये किस लिए आया कि चीटिंग वगैरह इतनी सारी हो रही है, इतने सारे एग्जाम लीक हुए, फिर कैंसिल हो गए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस कानून को लाया गया है। क्लियर? बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई, तो परीक्षाएं रद्द भी हुई बहुत सारी। तो ये सबसे पहले डेट याद रखिए, 21 जून 2024 को इसे लागू करने की बात की गई। 21 जून। हमने जितनी डेट याद की है वो एक बार तुरंत की तुरंत रिवाइज करिए। 25 जून याद की, 17 सितंबर याद की, एक और एआई एप्रिसिएशन डे, वो आप कमेंट करके बताइए कि एआई एप्रिसिएशन डे कौन से। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 जून 2024 को ये लागू किया गया। तो देखिए, डेट को ना तुरंत की, जैसे भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो पुरानी डेट को एक बार रिवाइज करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। क्लियर? तो 21 जून को इसे लागू करने की बात की गई। अब इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे यूपीएससी की है, एसएससी की है, रेलवे बोर्ड की है, बैंकिंग की है, या मंत्रालय का कोई भी एग्जाम होता है मिनिस्ट्री का, वो सारी सर्विसेज इसमें शामिल हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें अगर कोई अपराध करता है तो 3 से 5 साल तक की सज़ा है, और मैक्सिमम 10 लाख तक का पनिशमेंट है। और अगर कोई ग्रुप में अपराध करता है
तो 5 से 10 वर्ष की सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। और इसमें जो अपराध होंगे वो कॉग्निजेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं, ठीक है, मतलब बेल वगैरह का प्रोविजन नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें जो जांच वगैरह की जाएगी वो डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। तो ये बस छोटे छोटे पॉइंट हैं, यही एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए बिहार सरकार ने इसे पारित भी कर दिया है, तो इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। डायरेक्टली हो सकता है मेंस में, यूपी पीसीएस में इससे क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट जो पॉइंट बताए गए हैं वही बताने आपको, और इसके पॉजिटिव निगेटिव आप बता सकते हो कि अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कानून तो अच्छे होते हैं बट उनको इंप्लीमेंट करना उतना ही जरूरी है, लेटर और स्पिरिट में उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए इसको स्टैब्लिश किसने किया था? कुमार गुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं सेंचुरी में, तो ये 5th सेंचुरी भी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा 7th और 8th सेंचुरी के जो राजा थे हर्षवर्धन जी और पाल शासकों ने भी इसको प्रोटेक्ट किया था। क्लियर। इसके बाद देखिए ये 2 पॉइंट कई लोगों को नहीं पता होते। 12th सेंचुरी में क्या किया गया? इसकी खोज की गई। उसके बाद देखो एक मिनट, इसके बाद ये याद रखो कि हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसको प्रोटेक्ट किया 7th और 8th सेंचुरी के आसपास, बट 12th सेंचुरी तक इसका पतन हो गया था क्योंकि तुर्कों ने आक्रमण किया था। क्लियर। तो 1812 में क्या हुआ, इसको दोबारा इसकी खोज की गई और एक स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता थे, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की। उनका नाम क्या था ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। फ्रांसिस बुकनान हैमिल्टन, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में, वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861-62 में। तो ये ईयर भी याद रखना है, 1812 याद रखना है, 1861-62 याद रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम और फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, तो जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इसमें 2-3 चीजें और लिखी हुई हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, तो नालंदा जिले में जगह है राजगीर, वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। और 2010 में इसे क्या किया गया था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 आया था, उसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया था। क्लियर। इसके अलावा देखिए ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये एक नॉन स्टेट नॉन प्रॉफिट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। क्लियर। और ये 2010 में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया गया और इसके कुलाध्यक्ष कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति हैं। और भारत के कुलाध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और इसमें राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर। और कुलाधिपति वाइस चांसलर कौन है? अरविंद पनगेरिया हैं। ये इतना हम याद रखेंगे। अब देखिए स्मृति वन भू संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल हो गया है। ये मैंने बहुत डिटेल में, ये सारे टॉपिक ना मैं आपको डिटेल में घटनासार में करा चुका हूँ, तो बस मेरा क्या है कि आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज करा दूँ। तो देखिए ये 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था, उसकी याद में जो लोग मरे थे उनकी याद में स्मृति वन भूकंप संग्रहालय बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें एक रिश्टर स्केल टर्म लिखी गई है, तो अर्थ जो भूकंप आता है उसका मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करते हैं रिश्टर स्केल पे, तो हम याद रखेंगे। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, तो ये जो संग्रहालय है स्मृति वन संग्रहालय भुज में, वो उसको अवार्ड मिला है यूनेस्को की तरफ से, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम का अवार्ड मिला है। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड बोलते हैं, जो आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का कोई संग्रहालय इतना खूबसूरत और इस श्रेणी में आया है, तो ये हम याद रखेंगे। अब देखिए और भी बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने आपको मतलब एग्जाम में आ सकते हैं कि और भी ऐसे 7 म्यूजियम है टोटल जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे चीन का A4 आर्ट म्यूजियम, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। देखिए मैं आपसे एक बार कहूँगा कि घटनासार की एक बार आप सीरीज देख लीजिए, कोई 2-3 वीडियो देख लीजिए, तो 100% आप सारी वीडियोस देखोगे और आपको बहुत करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद ना ये तो आपके लिए बस केक होगा कि आपको बहुत ईजिली चीज़ें याद होने लगेंगी। चलिए तो A4 आर्ट म्यूजियम कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम इजिप्ट में है। स्मृति भूकंप संग्रहालय हमको पता लग गया भारत में है, ठीक है। सिमोसे आर्ट म्यूजियम तो जापान में है। जापान के लोग क्या खा रहे हैं? समोसा खा रहे हैं। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। इसी तरीके से याद करना है कि एग्जाम में अगर टेबल की फॉर्म में आ जाए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। पैलेस हेटलू कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, तो इसको याद रख लेना कि कैसे भी करके इसको याद रखना है। नीदर का पढ़ो, नदर मतलब मदर को लू लग रही है। लू जो यूपी में पुरवैया हवा चलती है तो लू लग रही है, ठीक है। उसके बाद आ गए ओमान एक्रॉस म्यूजियम कहाँ पर है? ओमान में है। पॉलिसिस्टी म्यूजियम नाम से ही पता लग रहा है। तो अगर टेबल की फॉर्म में आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। क्लियर। अभी
मैंने आपको बताया टोटल 7 हैं, तो इंडिया का भी एक आ गया है। अब ये स्मृति वन भूकंप स्मारक बना कब था? 28 अगस्त 2022 को, भूलना नहीं है, 28 अगस्त 2022 को बना था। और ये भारत का सबसे बड़ा स्मारक है और म्यूजियम है, लार्जेस्ट मेमोरियल एंड म्यूजियम है। और ये कहाँ पर स्थित है? भुज की पहाड़ियाँ। एग्जैक्ट नाम क्या है? भुजियो डूंगर, ये भी याद रखना, भुजियो डूंगर, ठीक है। अब इसके अलावा इसको डिजाइन किसने किया है? इसको आर्किटेक्ट कौन है? तो राजीव कठपालिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा म्यूजियम है तो किसी राजा ने बनाया होगा, राजीव का पढ़िए राजा, तो राजीव कठपालिया। तो एग्जाम में आपको एटलीस्ट नाम याद आ जाएगा। अच्छा, राजीव कठपालिया, राजा राजा कुछ था, एग्जाम में देखा आपने, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कि मियावाकी वन, यहाँ पे जो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन है। तो मियावाकी वन इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी में इससे क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको घटनासार की सीरीज में बताया था मियावाकी क्या होते हैं। मियावाकी फॉरेस्ट अर्बन एरिया में जो मिनी फॉरेस्ट डेवलप किए जाते हैं, छोटे छोटे फॉरेस्ट एरिया डेवलप किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मियावाकी फॉरेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत नज़दीक नज़दीक पेड़ लगाए जाते हैं, और जब नज़दीक नज़दीक पेड़ लगाए जाएंगे तो ज़मीन से जल्दी जल्दी पानी खींचेंगे और उनकी ग्रोथ भी जल्दी होगी। तो बहुत जल्दी ऐसी कुछ टेक्निक है जिससे कि फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो मियावाकी फॉरेस्ट हमने जाना क्या है? अर्बन एरिया में मिनी फॉरेस्ट को डेवलप करना। तो ये एक जापानीज टर्म है, ये याद रखना। अभी एक जापानीज टर्म आप लोगों ने सुना होगा, जब भी आप प्रेसिडेंट हाउस अगर आप देखने गए होंगे, वहाँ पे मुगल गार्डन है, तो उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है, ये भी याद रखना, अमृत उद्यान उसका नाम कर दिया गया है। वहाँ पे बोनसाई टेक्निक के पेड़ हैं। तो बोनसाई क्या है और कौन सी टर्म है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो भी चीज़ पूछी जाए प्लीज़ बताइए, जिससे कि पता लगता है कि हाँ आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, और सब बताइए, कोई एक बताता है नहीं, सबको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड क्या है? प्रिक्स वर्सेल्स क्या है? तो ये आर्किटेक्ट के फील्ड में यूनेस्को द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो अभी किसको मिला है? ये भारत देश के जो म्यूजियम को मिला है, ठीक है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को मिला है। क्लियर। अभी मोदी सरकार के बारे में देखिए, इसको तो मैंने बहुत डिटेल में एक अलग से सीरीज बनाई है, मैं कहूँगा एक बार सुन लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा इसमें। चलिए इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। मोदी सरकार 3.0। तो देखिए जो रिसेंटली 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वो 7 चरणों में हुए थे, ठीक है, और 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक चले थे। और उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में हुए थे। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में जो इलेक्शन हुए 18th लोकसभा के कितने चरणों में हुए, और यूपी में भी पूछा जा सकता है कितने चरणों में हुए। तो टोटल 7 चरण में लोकसभा के इलेक्शन हुए, यूपी में 7 चरणों में हुए, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, उत्तराखंड में तो कम सीटें होंगी, तो यूपी में 80 सीटें लोकसभा की, तो 7 चरणों में इलेक्शन हुए, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावी इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा पोलिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि पहला जो हुआ था आम चुनाव 1951 में, वो सबसे बड़ा था। उसके बाद का आम चुनाव ये सबसे बड़ा है। किस मामले में? लंबी अवधि, ड्यूरेशन के मामले में, ठीक है। और 4 महीने से भी ज़्यादा इस बार आयोजित किया गया। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा अवधि का चुनाव कौन सा था, तो 1980 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, 1980 का 4 ही दिन चला था चुनाव। क्लियर। और जो अभी जो 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वो 4 महीने से भी ज़्यादा चला था। क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें कितने मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो 96.88 करोड़ मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, ये हम याद रखेंगे, 96.88 मतदाताओं ने। इसलिए कहा जा रहा है लार्जेस्ट इलेक्टोरेट इन द वर्ल्ड, और इंडिया को कहा जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए इसकी कुछ यूनिक बातें हैं, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहली यूनिक बात क्या है कि 85 वर्ष की एज के लोगों को पहली बार कि वो उनके घर पे वो मतदान दे सकते हैं, मतलब पोलिंग बूथ उनके घर पे स्टैब्लिश किया जाएगा और वहाँ पे वो मतदान दे सकते हैं। तो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और ऐसे दिव्यांग लोग जिनकी छोटी % डिसेबिलिटी है, उनको सुविधा दी गई कि वो घर से मतदान दें। तो दोनों डेटा याद रखेंगे, 85 ईयर्स और 40% डिसेबिलिटी। क्लियर। इन दोनों पर्सन्स को, दोनों सिटीजन्स को अलाउ किया गया कि वो घर से मतदान देंगे। इसके अलावा बात की गई ग्रेट निकोबार के, कि देखिए ग्रेट निकोबार की एक ट्राइब है सोमफन ट्राइब। सोमफन ट्राइब ने पहली बार आम चुनाव में मतदान दिए, ये भी हम याद रखेंगे। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ब्रू ट्राइब, इसको रियांग ट्राइब भी बोलते हैं, REANG, याद रखना। ये रिफ्यूजीज हैं, इंडिया में रहते हैं, इन्होंने भी पहली बार मतदान दिया। अब ये कहाँ पर है, किस स्टेट में, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दिव्यांग लोगों के मतदाताओं को प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए दिव्यांगों की तरफ से, तो शीतल देवी को इलेक्शन आइकन बनाया गया। शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन बनाया गया। तो शीतल देवी को आपने देखा ही होगा, अगर आपने उनकी तीरंदाजी नहीं देखी है तो एक बार यूट्यूब पे
देख लेना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, पैरा तीरंदाज हैं और ये इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। आगे चलते हैं। अब देखिए और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए ये जो 18th लोकसभा है ये हमारे मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा प्लान अभी सोच रहा हूँ कि मेंस के लिए डेडिकेटेड ग्रुप बनाया जाए। जो लोग सीरियस हैं वो टेलीग्राम से जुड़ के एक बार बस मुझे बता दें कि हाँ भाई हम मेंस के लिए कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ डेडिकेटेड ग्रुप बनाया जाएगा और उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर की जाएंगी और 2 वे कम्युनिकेशन होगा, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसमें आपके इनपुट भी लिए जाएंगे और मेरी तरफ से भी आपको इनपुट दिए जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो यूट्यूब या टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके बताएं और टेलीग्राम से जुड़ के मुझे अपनी अपनी राय बता दें कि आप क्या क्या चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं स्मरणीय तथ्य। तो देखिए टोटल 7 चरणों में चुनाव हुआ तो कितने वोटर पार्टिसिपेशन हुआ? 65.79, भूलना नहीं है 65.79। देखिए ये आंकड़ा 100% याद रखेंगे, 65.79। ठीक है, और ये टोटल वोट्स हैं, ग्रॉस वोट्स नहीं है, क्योंकि इसमें पोस्टल वोट काउंट नहीं किए गए हैं। क्लियर। अब देखिए लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा हुआ, ये याद रखना। लक्षद्वीप का तो डेटा आपको याद रखना है, डेटा नहीं बस लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वोटर परसेंटेज आया 84.16। और देखिए बिहार का लिखा हुआ है, बिहार का याद रखेंगे 56.19। देखिए बिहार पीसीएस आ रहा है, तो ये छोटे छोटे डेटा हमें याद रखने हैं। तो यूपी का कितना है? 65.79। मैंने आपको तरीका बताया 5 6 7 8 9, 8 नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। इधर 5 6 1 9। क्लियर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 56.92, तो 5 6 2 9। ठीक है, भूलना नहीं है, 100% याद रखेंगे। देखिए बिहार और यूपी का ऑलमोस्ट सेम है, अगर बात की जाए तो यूपी का थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, टोटल 542 सीटों में चुनाव हुए थे। और देखिए इसकी जो मतगणना संपन्न हुई थी 4 जून को। ये छोटी सी डिटेल भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाती है, हमारी नज़रों से तो निकल के जाता है बट उसे ध्यान नहीं देते। तो 4 जून को मतगणना संपन्न हुई थी। क्लियर। और 542 सीटों पर टोटल चुनाव हुआ था। अब गुजरात स्थित सूरत लोकसभा के जो कैंडिडेट थे मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, वो अनकंटेस्टेड विजयी हुए थे। ठीक है, ये भी एक ध्यान रखेंगे कि ये अनकंटेस्टेड, कोई अपोजिशन नहीं था। मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल निर्विरोध विजयी घोषित हुए थे। क्लियर। अब देखिए ये सीटें याद रखनी है। भाजपा को कितनी सीटें आई? 240 सीटें आई। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा था वो भाजपा अकेले नहीं लेके आई है, 272 का। 240 सीटों पर सिमट गई है भाजपा। कांग्रेस की 99 सीटों पर सिमट गई है। समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 37 सीटें। तो ये नंबर याद रखना, 240 भाजपा, 99 कांग्रेस। 99 का यहाँ 98 भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या किया था, वायनाड सीट से इन्होंने रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि 2 सीट से इन्होंने चुन के आए थे। ठीक है, तो इन्हें वायनाड सीट से रिजाइन करना पड़ा था। तो हम तीनों याद रखेंगे 240। ठीक है, और आप लोगों को क्या पता है मोदी जी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं? तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, बहुत सिली क्वेश्चन है बट देखना है कि आप लोग पूरी वीडियो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो 240, 99, 37। क्लियर। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को बताया था, इसकी इमेज भी सेंड की थी कि ये इस छोटी सी टेबल से क्वेश्चन आ जाता है। और एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है। भारतीय जनता पार्टी 240, कांग्रेस की 99, स्टार लगा हुआ है। मैंने बताया कि वो 98 हो जाएंगी, क्योंकि वायनाड सीट से इन्होंने रिजाइन किया था और रायबरेली को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि दोनों किसी एक सीट से ही आप मतलब काम कर सकते हो। इसके अलावा देखिए ये 4 का हमें और याद रखना है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें हैं। तो मैंने तरीका बताया था। देखिए कांग्रेस वैसे भी बड़ी पार्टी है, इनके नाम में भी कांग्रेस है, तो 29 सीटें हैं इनकी। ठीक है, उसके बाद डीएमके की कितनी है? 22 हैं। तेलुगु देशम पार्टी की 16 हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की कितनी है? 12 सीटें हैं। तेलुगु देशम किसकी है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर। आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्वाधिक मतों से जीतने वाली कौन सी प्रत्याशी है? रकीबुल हुसैन, असम से है, नाम याद रख लीजिए बस, रकीबुल हुसैन, और कांग्रेस से हैं ये। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना। देखिए इंदौर लोकसभा को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इंदौर लोकसभा से जो उम्मीदवार जीत के आए थे और सेकंड नंबर पे अगर हाईएस्ट वोट पड़े थे तो नोटा को पड़े थे। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाईएस्ट नोटा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ा, तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? पुष्पेंद्र सरोज हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कौशाम्बी क्षेत्र से ये लड़ते हैं। कौशाम्बी क्षेत्र से लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। ये भी याद रखना। ऐसे याद रखना कि सबसे युवा हैं तो क्या लेके आए? फूल लेके आए, पुष्प लेके आए। क्लियर। इसके अलावा सबसे युवा महिला सांसद कौन है? प्रिया सरोज, इनका नाम याद रखेंगे, यूपी की हैं इसलिए प्रिया सरोज। ठीक है, सबकी प्री थी इसलिए इन्हें जिता दिया सबने, तो ऐसे करके याद हो गया। मैं समाजवादी पार्टी से हैं।
टोटल महिलाएं कितनी हैं? 74 हैं। पिछले साल कितनी थी? 78 हैं। तो पहले 78 थी, फिर 74 हो गई, तो इसका मतलब कम हुई हैं, 74 कम हो गई हैं। और परसेंटेज की टर्म में भी याद रखेंगे 13.63%। देखिए 2 बार 3 आ रहा है, इस तरीके से हमें याद कर लेना है। तो 74 महिलाएं चुन के आई हैं। पिछले साल मतलब 17 लोकसभा में कितनी आई थी? 78 आई थी। आगे बात करते हैं, सर्वसम्मति से मोदी जी को एनडीए का लीडर चुना गया और उन्होंने शपथ कब ली तीसरी बार? 9 जून 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले लगातार तीसरी बार शपथ नेहरू जी ने ली थी और उसके बाद सेकंड नंबर पर लगातार तीसरी बार शपथ मोदी जी ने ली है 9 जून 2024। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, ठीक है। और इसमें बताया गया था कि पड़ोसी देशों को बुलाया गया था। तो पड़ोसी देशों में आपको पता होगा कि सबके हेड आते हैं, बट सेशल्स के उपराष्ट्रपति आए थे। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। आप एक बार घटनासार जरूर देख लेना, जिसने नहीं देखी, और जिसने देखी एक बार रिवाइज कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। करंट अफेयर पे तो ऐसे कमांड आ जाएगी, बस आपसे कोई कुछ पूछे आपके सामने आंसर होगा, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ देखो 4 राज्यों की विधानसभा में भी चुनाव हुए थे, तो वो भी याद रखने हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले तो कौन कौन से राज्य थे, मैप बना लीजिए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल। इनकी सीटें इंपॉर्टेंट हैं। 175 किसकी हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। 147 उड़ीसा की हैं। सिक्किम की 32 हैं। अरुणाचल प्रदेश की 60 हैं। इन 4 जगह हुआ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, साथ ही साथ 100 दिन बाद क्या कराया जाए? लोकल इलेक्शन कराए जाएं, लोकल बॉडीज के, तो उसको हम साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स इस बार हो गए, 4 स्टेट के करा दिए हमने, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में मैंने सीटें कितनी है? 175, भूलना नहीं है। देखिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, कुछ चीजें याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में सीएम कौन बने? चंद्रबाबू नायडू जी बने, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम याद रखना, तेलुगु देशम पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी सीटें कितनी है कमेंट करके बताना। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, अब आप कमेंट करके बताएंगे कितनी सीटें हैं। इसके अलावा देखिए ये रील बहुत वायरल हुई थी जब पवन कल्याण जो हीरो हैं साउथ इंडिया के, पवन कल्याण जी, ये मतलब डिप्टी सीएम बने हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखना, जनसेना पार्टी। तो ये मिलके तेलुगु देशम पार्टी, भाजपा और जनसेना पार्टी, इन सब ने मिलके सरकार बनाई है और नायडू जी सीएम बने हैं, पवन कल्याण जी डिप्टी सीएम बने हैं। जनसेना पार्टी के हैं और चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के हैं। कमेंट करके आपको ये बताना है कि इनकी कितनी सीटें आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। उड़ीसा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में सीएम कौन बने हैं? मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि उड़ीसा में सीएम कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी बने हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, उड़ीसा में 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि नवीन पटनायक की सरकार नहीं आई है, मतलब बीजू जनता दल की सरकार नहीं आई है। किसकी सरकार आई है? मोहन चरण मांझी की। तो ये भाजपा की सरकार है और भाजपा के सीएम है, ठीक है। 24 साल भी याद रखना, 24 साल बाद ऐसा हुआ है। कितनी सीटें हैं? 147 सीटें हैं और 2 डिप्टी सीएम बने हैं, पार्वती परिदा और कनक वर्धन सिंह। तो कैसे याद रख सकते हैं कि पार्वती जी ने क्या किया? उड़ीसा को उड़ा दिया, ठीक है, और उनका वध कर दिया, मतलब उड़ीसा को उड़ा दिया और वध कर दिया। तो वर्धन और प्रावती ये डिप्टी सीएम। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एग्जाम में क्या करें, टेबल की फॉर्म में 4 स्टेट के नाम लिख दें और डिप्टी सीएम के नाम लिख दें कि कौन किस स्टेट में डिप्टी सीएम है। तो हमें डिप्टी सीएम भी याद रखने हैं। देखिए क्योंकि इस साल क्या हुआ है, हर स्टेट में सीएम डिप्टी सीएम बने ही बने हैं। तो सीएम भी चेंज हुए, सीएम का नाम, डिप्टी सीएम का नाम 100% याद रखना है। क्लियर? अब देखिए मोहन नाम से मैं कई बार बता चुका हूं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी सीएम है। मोहन चरण मांझी का है उड़ीसा में। तो सिमिलर नाम की चीज़ें भी हमें याद रखनी है। क्लियर? इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 7 सीटें हैं और यहाँ पे पेमा खांडू जी की सरकार आई है। उप मुख्यमंत्री चोवना मीन बने हैं। तो कैसे याद रखेंगे? वहाँ के डिप्टी सीएम क्या खा रहे हैं? चाउमीन खा रहे हैं। क्लियर? सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही, और सिक्किम के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, ठीक है, और प्रेम सिंह तमांग हैं। तो इतना हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो रही है, फिर अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।